नंबर 21 सॉल्व करते हैं। A longitudinal wave is traveling from left to right. The graph shows the variation of the displacement of particles with distance along the wave at one instant in time. Displacement to the right are positive. ठीक है, कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट राइटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो उसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट अज्यूम करेंगे। यानी मेरा बेटा कि ये जो आपके पास वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है और ये पॉइंट जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी मीन पोजीशन से ये ऊपर की तरफ गया है, पॉजिटिव ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है और आपके पास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो है आपके पास, देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे इस तरह से ऑसिलेट करते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो उसने कहा है कि अगर किसी का हमने डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव दिखाया है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव दिखाया है, तो इसका मतलब ये है कि वो राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, यानी ये पार्टिकल इधर गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो हमारे पास पार्टिकल है ये किस तरफ मूव करके गया होगा, ये इस तरफ मूव करके गया होगा, ठीक है। अच्छा, बी जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही रहेगा, ठीक है, बी चेंज नहीं होगा, बी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। नाउ और आगे देखते हैं, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टू द लेफ्ट आर नेगेटिव, यानी अगर किसी का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वो पार्टिकल टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करा होगा। जैसे ये सी है, अब सी जो है आपके पास नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब ये पार्टिकल इस डायरेक्शन मूव करा होगा। अगर मैं इसको इस तरह से दिखाऊं, आइडियली इस पार्टिकल को इधर होना चाहिए था, लेकिन ये इस डायरेक्शन में मूव करा होगा और ये मीन पोजीशन पे है, तो ये पार्टिकल आपके पास इधर होगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल डिस्प्लेस होकर इधर आ गया और मैं सबके लिए अलग अलग कलर्स ले लेता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है। लेट्स से ए के लिए मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ, तो ए का पार्टिकल डिस्प्लेस होकर इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है। और जो सी वाला पार्टिकल है वो आपके पास, जो ये सी वाला पार्टिकल है ये डिस्प्लेस होके इधर आ गया, ठीक है। इसको भी हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं, विच लेवल पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स अ कंप्रेशन। कंप्रेशन कौन सा पॉइंट होता है, वो रीजन होता है जहां पे पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। तो आपके पास ये जो रीजन आप नजर आ रहा है वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, तो आपके पास आंसर मस्ट बी बी। तो मैं यहाँ पे ये ए को और इसको कर देता हूँ, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ आगे चलते हैं, हमारे पास अ सोर्स एक्स एमिट्स अ साउंड वेव ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन लग रहा है। द वेव इज सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड एट अ स्टेशनरी डिटेक्टर वाई, ठीक है। उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव दैट इज डिटेक्टेड बाय वाई इज लेस देन एफ, ठीक है। जो आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हुई वो लेस देन एफ है। अगर फ्रीक्वेंसी आपके पास लेस देन द सोर्स फ्रीक्वेंसी आपको रिसीव हुई है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द सोर्स फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब हमने थ्योरी में पढ़ा था कि सोर्स इज मूविंग अवे, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। नाउ आगे देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस। A, between x and y the wave undergoes diffraction, तो बेकार की बात है, between x and y the wave undergoes reflection, फजूल बात है। x is moving away from y, yes yes, ठीक है, क्योंकि सोर्स जो थी x थी और वो मूविंग, और जो डिटेक्टर था, जो ऑब्जर्वर था वो y था, ठीक है। तो आपके पास क्या सोर्स इज मूविंग, यस, ऑप्शन ए सी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ 23, a beam of visible light विजिबल लाइट की बेटा जो वेवलेंथ आपके पास होती है वो 400 नैनोमीटर से लेके ऑल द वे 700 नैनोमीटर्स तक होती है। इज इन अ वैक्यूम व्हाट कुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो हमने वेवलेंथ याद की है और फ्रीक्वेंसी के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जो हम ओ लेवल से याद करते आ रहे हैं। तो स्पीड आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। वेवलेंथ आप इनमें से कोई भी रेंज में से कोई भी उठा लें, लेट्स से मैं कह देता हूं 650 नैनोमीटर्स 10 टू द पावर -9। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर मस्ट बी डी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 24, vertically polarized beam of light of intensity I naught is incident normally on a polarizing filter, ठीक है। तो ये वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट है और इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है और ये आपके पास पोलराइजिंग फिल्टर के ऊपर हम भेज रहे हैं जो कि 45 डिग्री के एंगल पे। द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फिल्टर इज एट 45 डिग्री टू द वर्टिकल। द बीम ऑफ लाइट, यानी पीछे से जो आपके पास बेटा लाइट आ रही थी वो हमारे पास कुछ इस तरह की थी, ये आपके पास वर्टिकल पोलराइज्ड लाइट आ रही थी, ठीक है। नाउ
द बीम ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड बाय दिस फिल्टर इज देन इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सेकंड फिल्टर। कह रहे यहां से जो आपके पास लाइट निकल के बाहर आई, ठीक है, लेट्स से मैं इसको ब्लू कलर से बना देता हूं, यहां से जो लाइट आपके पास निकल के बाहर आई उसको हमने एक दूसरे फिल्टर के ऊपर भेजा, तो इस लाइट की इंटेंसिटी हम कह देते हैं I1 हो गई। और अगर मैं इसकी इंटेंसिटी निकालना चाहूं तो हमारे पास मेलिस लॉ क्या है, I1, ठीक है, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी I1 इज इक्वल्स टू इंसिडेंट इंटेंसिटी विच इज I0, ठीक है, कॉस स्क्वायर, और आपके पास एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा I0 और cos स्क्वायर 45, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये हो गया I1 इज इक्वल टू I0/2, यानी इंटेंसिटी एग्जैक्टली हाफ हो गई, ठीक है। अब आपके पास पहले आपके पास जो लाइट आ रही थी वो इस तरह से थी, ठीक है। जब आपका ट्रांसमिशन एक्सिस 45 डिग्री के एंगल पर आ गया तो लाइट अब आपके पास इस तरह की बाहर आई, जैसे कि ये हमने बनाई है, अज्यूम करें ये 45 डिग्री के इस पे से पास होकर आई है। नाउ अब उसे क्या कहा, द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द सेकंड फिल्टर इज हॉरिजॉन्टल, ये आपके पास ट्रांसमिशन एक्सिस है। और अब जो आपके पास ये लाइट आ रही है इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी और ये पेस्ट, ठीक है, ये हमारे पास लाइट आ रही है और इस लाइट का वर्टिकल से जो एंगल है मेरा बेटा, ये वाला एंगल आपके पास 45 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल आपका कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो अगर मेरा आधा एंगल, इतना एंगल 45 हुआ तो बेटा रिमेनिंग एंगल भी आपके पास क्या होगा, वो भी 45 ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जब ये हम कहते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि जब आपके पास से यहाँ से लाइट पास हुई, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मेरा ख्याल है बल्कि सही है। अब जो लाइट यहाँ से बाहर आएगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो आपके पास हो जाएगी I2। अब ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी I2 हो गई, इंसिडेंट इंटेंसिटी I1 हो गई, और एंगल बिटवीन देम, एंगल आप कौन सा लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा के अंदर जो एंगल होता है वो होता है आपके पास ये जो पोलराइज्ड लाइट और ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल। तो ये वाला एंगल आपके पास 45 डिग्री दोबारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस एंगल को लिख लेते हैं, ये एंगल अगेन हमारे पास 45 डिग्री का हो गया। नाउ आगे देखते हैं सवाल क्या कह रहा है आपसे। What is the intensity of the beam of light after transmission through the second filter? यानी हमें I2 की वैल्यू आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट करके बता दो। तो दोबारा मेरा लॉ लगा लेते हैं। तो हमारे पास I2 ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी बराबर है, इंसिडेंट इंटेंसिटी हमारे पास कितनी है, I1 है। मैं उसको ब्लू कलर से लिखा था तो मैं उसको अभी भी ब्लू कलर से ही दे देता हूँ। तो I1, ठीक है, और आपके पास cos स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई 45 डिग्री कैसे मैंने निकाली है। नाउ मेरा बेटा, अब जो I1 की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, I0/2। ये मैं क्यों डाल रहा हूं, देखो मेरे पास जितने भी आंसर्स नजर आ रहे हैं नीचे, ठीक है, ए को छोड़ के बी में I0, सी में I0 की टर्म्स में और डी में I0 की टर्म्स में, तो मैं क्या करता हूं, इस I1 को रिप्लेस कर देता हूं I0/2 से। तो I1 को मैंने रिप्लेस किया I0/2 से, ये हो गया I0/2। और बेटा cos स्क्वायर 45 डिग्री का आंसर आपके पास होता है 1/2, ठीक है। कैलकुलेटर में आप प्लग इन करेंगे और cos 45 दबाएंगे, उसके बाद फिर उसका स्क्वायर दबा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये 1/2, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, I0/4। तो I0/4 कौन सा आंसर आपको नजर आ रहा है, बी में। 25th, a stationary wave is formed by two progressive wave traveling in opposite direction along the same line of travel। ये इतनी दफा पूछ चुका है कि आपके पास जो स्टेशनरी वेव्स की फॉर्मेशन के लिए जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, उसमें से आपके पास क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी। एक तो पहली क्या है, टू प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, ठीक है, टू वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड, ठीक है। और जब ये मिलती हैं व्हेन दे मीट दे फॉर्म अ स्टेशनरी वेव। तो अब देखें ऑप्शन बी के अंदर सेम फ्रीक्वेंसी, बी में सेम फ्रीक्वेंसी, सी में सेम वेवलेंथ और डी में सेम स्पीड, ये तीनों कंडीशंस जो हैं ये फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स के लिए नेसेसरी है, ठीक है। Now, which statement about the two progressive waves is not correct? Not correct. तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव के लिए बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ए के अंदर कह रहा है दे मस्ट हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये स्टेशनरी वेव्स के लिए जरूरी नहीं है। तो आपके पास ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 26th, the sound from a loudspeaker placed above a tube causes resonance of the air in the tube. A stationary wave is formed with two nodes and two antinodes, ठीक है। तो मेरा बेटा ये आपके पास एक नोड हो गया, ये आपके पास दूसरा नोड हो गया, ये आपके पास एंटी नोड हो गया, ये आपके पास एंटी नोड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, द ट्यूब हैज लेंथ हाइट ऑफ 60 सेंटीमीटर।
यहां से यहां तक क्या है 60 सेंटीमीटर दे दी। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इतना। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड? तो फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मेरा बेटा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जाएगा F इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा। स्पीड आपको दे दी है 340। वेवलेंथ हमारे पास नहीं है, वेवलेंथ हमें निकालनी होगी। अब वेवलेंथ निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि ये नोड से एक नोड से एंटी नोड, मेरा बेटा देखो तुम्हारे पास ये एक कंप्लीट वेव है, ये आपके पास यहां से यहां तक, ठीक है, क्लियर है? ये आपके पास एक कंप्लीट वेव नहीं, यहां पर आके कंप्लीट वेव बनेगी, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास नोड से नोड, यहां तो तुम मानते हो ये आधी वेव है, ठीक है। नोड टू नोड तुम्हारे पास लैम्डा बाय 2 होता है और नोड से एंटी नोड लैम्डा बाय 4 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लेबल करना शुरू करूं कि ये आपके पास यहां से यहां तक कितना हो गया? 1 लैम्डा बाय 4, फिर यहां से इससे ऊपर 2 लैम्डा बाय 4, फिर इससे ऊपर 3 लैम्डा बाय 4। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि आपके पास टोटल लेंथ जो आ गई हमारे पास वो आ गई 3 लैम्डा अपॉन 4 के, और लेंथ ऑफ द ट्यूब आपको कितनी दी है? 60 सेंटीमीटर विच इज 0.6 मीटर्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.6 मीटर्स बराबर है 3 लैम्डा अपॉन 4 के। यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल लूँ तो आपके पास आ जाएगा 0.8 मीटर्स। इस 0.8 मीटर्स को बेटा हम यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 425, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। Now 27. A continuous progressive water wave in a ripple tank passes through a gap in a barrier and diffracts. The width of the gap is greater than the wavelength of the wave. ये एक important point है। Width जो है वो ज्यादा है wavelength से। Gap size is greater than the wavelength. Diffraction का सवाल है साफ साफ। Which causes the wave to spread over a large angle as it passes through the gap. यानी वो आपसे कह रहा है कि मैं अगर obvious diffraction चाहता हूं, ठीक है, स्प्रेड ओवर अ लार्ज एंगल, ज्यादा स्प्रेडिंग ऑफ वेव, ज्यादा ऑब्वियस डिफ्रैक्शन चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? तो मेरा बेटा एक चीज आपको बताई गई होगी, फॉर ऑब्वियस डिफ्रैक्शन गैप साइज मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द वेवलेंथ। ये है आपके पास वो। अब मेरे पास जो ऑप्शन है इसको ऑब्वियस डिफ्रैक्शन लाने के लिए, वो क्या है कि गैप साइज जो है मेरे पास, इसको पहले गैप साइज आपके पास ज्यादा है, इसको मुझे रिड्यूस करके छोटे गैप साइज पर आना है ताकि मेरे पास अ स्मॉल डिक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ द वेव, अ स्मॉल डिक्रीज इन द विड्थ ऑफ द गैप। यस, विड्थ ऑफ द गैप को आप कम बहुत आराम से कर सकते हैं, रादर देन आप अपने मेन वेव की वेवलेंथ को आप छेड़ें। आपके लिए आसान काम क्या है कि ये आप कम कर दें, यानी डिक्रीज इन द विड्थ ऑफ द गैप। नाउ नेक्स्ट, द डायग्राम शोज अ व्यू from above of a double slit interference demonstration. L is a monochromatic light source with a vertical filament. B is a barrier with 2 narrow vertical slits. S is a screen upon which interference fringes form. ठीक है, the intensity I is at the point of the screen where the center of the fringes pattern forms. ठीक है, when one of the slit is covered, what is the intensity at the same point? अच्छा, यही कह रहा है जब हालात नॉर्मल थे और दोनों स्लिट्स आपके पास पहुंची थी तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो आप सेंटर विद फ्रिंजेस फॉर्म हो रही थी, ठीक है, उसका इंटेंसिटी आई थी। नो मेरा बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। अब होता क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम बात करते हैं तो यहां से एक वेव पहुंची और यहां से एक वेव पहुंची और दोनों यहां पे मिली और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं कि यहां से जो वेव आ रही थी उसका जो एम्पलीट्यूड था वो ए था और यहां से जो वेवलेंथ आ रही थी उसका एम्पलीट्यूड भी ए था। जब ये यहां पर सेंटर ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हुई और क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉलिंग ऑन द क्रस्ट ऑफ अनदर वेव, तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो आपने उनके एम्पलीट्यूड्स को ऐड कर दिया तो आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया 2a। उसने हमसे इस सवाल में कहा कि जब मैंने when one slit is covered, what is the intensity at the same point on the screen? अब जब मैंने एक स्लिट को कवर कर दिया, यानी मेरा बेटा ये वाली स्लिट लेट से मैंने हटा दी, खत्म। अब जब मेरे पास सिर्फ यहां से वेव पहुंची इधर, तो एम्पलीट्यूड जो पहुंचा वो सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड ए पहुंचा, ठीक है। पहले एम्पलीट्यूड आपके पास 2a पहुंच रहा था, अब एक स्लिट कवर होने की वजह से अब सिर्फ एक ही स्लिट से वेव पहुंच रही है जिसका एम्पलीट्यूड है a, ठीक है। तो न्यू एम्पलीट्यूड आपके पास
जो आ रहा है एम्पलीट्यूड न्यू वो आ रहा है जस्ट ए, और पुराना एम्पलीट्यूड था आपके पास 2a। तो अगर मैं आपके पास वो आपसे पूछ रहा है कि इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हम चलते हैं इंटेंसिटी पे। तो मेरा बेटा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है, इंटेंसिटी अपॉन एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो पहले एम्पलीट्यूड कितना था 2a, तो 2a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, मैं इसको ब्लू कलर से ले लेता हूं, न्यू इंटेंसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है अपॉन उसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया a, जस्ट a, तो a का स्क्वायर। नो मेरा बेटा अब आपके पास क्या बचा, ये I अपॉन 4 इज इक्वल्स टू आई न्यू, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बहुत आराम से, कौन से वाले, एम्पलीट्यूड स्क्वायर और ये एम्पलीट्यूड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, डी। 29th, green light of wavelength 550 nanometer is incident normally on a diffraction grating and produces a diffraction pattern on a screen placed 3.5 meter, ठीक है, from the diffraction grating. The third order, ये important point है, maximum on the screen is at a distance of 0.75 meter, अच्छा ये ठीक है, from the zero order, ठीक है, यहाँ n is equals to 0 है और यहाँ n is equals to 3 है. What is the distance between two adjacent slit in the diffraction grating? अच्छा, इसे हमसे क्या पूछा है, इसे हमसे पूछा है d, आपको याद होगा फॉर्मूला, तो हमारा फॉर्मूला होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का d sin थीटा इज इक्वल्स टू n टाइम्स लैम्डा, ठीक है, और हमारे पास d की वैल्यू आपसे पूछ रहा है sin थीटा में, थीटा हमारे पास नहीं दिया हुआ, हमें थीटा फाइंड आउट करना है। मेरा बेटा थीटा आपके पास ये वाला एंगल है जो मुझे फाइंड आउट करना है। अगर मैं यहाँ पे ये देखूं तो ये मेरे पास बेस हो गया, ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया, तो मेरे पास टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लग रहा है, टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर कितना है 0.75 अपॉन बेस कितना है 3.5, तो इससे मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई 12.09। अब यहाँ पे मैं साइन के अंदर d साइन और थीटा कितना हो गया 12.09, ठीक है, इज इक्वल्स टू n कितना था, इसे दिया था थर्ड ऑर्डर, तो n की वैल्यू हो गई 3 और वेवलेंथ आपके पास प्रॉब्ली 660 थी, नहीं 550 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ आपके पास दी हुई है, ये तो हम यहाँ पे 550 नैनो लिख देते हैं। यहां से मेरे पास जो d की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7.88 टाइम 10 टू द पावर -6, यानी बेटा आंसर आपके पास हो गया सी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 30, विच चार्ज कैन बी कैरीड बाय अ चार्ज कैरियर। अच्छा देखो बेटा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, ठीक है। अच्छा, और जो चार्ज होता है वो इंटीजर मल्टीपल फॉर्म्स में होता है, यानी आपके पास चार्ज जो है या तो 2e होगा, 1.5 नहीं हो सकता, 1.2 नहीं हो सकता, 1.7 नहीं हो सकता, इंटीजर मल्टीपल चलेगा 1 2 3 4 5, तो 2e का मतलब क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, ठीक है, क्लियर है। तो ये मेरे ख्याल है कितना बनेगा, मेरे ख्याल है 3.2 है ना, यस 3.2, ये बन जाएगा 3.2 इंटू 10 पावर -19 कूलम। अच्छा, अब चार्ज ऑन 3 इलेक्ट्रॉन 3e कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये आपके पास 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 4.8 इंटू 10 पावर -19 कूलम, तो 3e, तो उससे आपसे पूछा कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो 1.1 की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि 1.6 मिनिमम होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, 4 नहीं हो सकता, यस 4.8 हो सकता है, 3e की वैल्यू देखो 4.8 आ रही है, 4.8 से पहले 3.2 पॉसिबल है, 3.2 से पीछे 1.6 पॉसिबल है, तो आंसर मस्ट बी सी।